कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 5वें वीडियो में आज हम समझेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि एल्गोरिथम क्या होता है और उस वीडियो में हमने फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस को भी समझा था। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्लो चार्ट के इंट्रोडक्शन से। तो फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल या चित्रात्मक तरीका है, तो समझ में आ रहा है और नाम से भी दिख रहा है हमें। फ्लो चार्ट मतलब एक ऐसा चार्ट जो कि किसी प्रॉब्लम के फ्लो को या किसी प्रोग्राम के फ्लो को बताता है। फ्लो को बताने वाला चार्ट जिसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है? एक ग्राफिकल या चित्रात्मक तरीका है जिसका उपयोग किसी प्रक्रिया मतलब कोई प्रोसेस, कोई सिस्टम बना है, वो सिस्टम किस तरीके से कार्य कर रहा है या कार्य को चरणबद्ध रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। तो फ्लो चार्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं? फ्लो चार्ट का उपयोग हम करते हैं किसी प्रोसेस, किसी सिस्टम या किसी कार्य को स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप उसके कार्य को दर्शाने के लिए हम फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। यह विभिन्न स्टेप्स को स्टैंडर्ड सिंबल्स और एरो द्वारा दिखाता है। तो फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सिंबल्स और एरोज़ का उपयोग करते हैं। ये स्टैंडर्ड सिंबल्स है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरोज़ हैं, ठीक है। तो जब हम फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं तो हम किसी प्रोसेस को स्टैंडर्ड सिंबल्स और एरोज़ का उपयोग करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। उसके बाद क्या है कि फ्लो चार्ट का उद्देश्य जटिल प्रक्रियाओं मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान, दृश्यात्मक और समझने योग्य बनाना है। मतलब फ्लो चार्ट का उद्देश्य क्या है? फ्लो चार्ट का उद्देश्य है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अगर आपके पास कोई है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान, दृश्यात्मक और समझने योग्य बनाना। मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट से आसानी से समझा सकते हैं किसी को भी। इसके बाद अब हम समझते हैं कि फ्लो चार्ट का उद्देश्य क्या होता है या फ्लो चार्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फ्लो चार्ट के ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं: क्लैरिटी, इफिशिएंसी और कम्युनिकेशन। एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता। कठिन प्रोसेस को समझने में आसान बनाता है कौन? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की मदद से हम कठिन प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद में इफिशिएंसी, फालतू स्टेप्स हटाने में मदद करता है कौन? फ्लो चार्ट। क्या होता है कि अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिखा और उसके बाद में जब हम उस एल्गोरिथम का उपयोग करके फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट बनाने में जब आप फ्लो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेप ज़रूरी है और कौन सा स्टेप ज़रूरी नहीं है। इससे क्या होते हैं? फालतू स्टेप्स क्या होते हैं? हट जाते हैं। उसके बाद में कम्युनिकेशन, टीम में बातचीत आसान करता है। टीम में बातचीत कैसे आसान करता है? मान लीजिए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई आइडिया है। अब अगर आप उस आइडिया को फ्लो चार्ट के रूप में बनाकर अपने टीममेट्स को समझाते हैं तो उन्हें आपके आइडिया को समझना आसान होगा और आपको समझाना भी आसान होगा। इसके बाद अब हम समझते हैं कि सिंबल्स और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जो कि फ्लो चार्ट में उपयोग किए जाते हैं। तो फ्लो चार्ट में ये 5 सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन सिंबल्स हैं, लेकिन बस इतने ही सिंबल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ये 5 सिंबल बहुत कॉमनली उपयोग किए जाते हैं। मतलब इन 5 सिंबल के उपयोग के बिना फ्लो चार्ट बनाना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 5 सिंबल यहाँ पे लिस्ट किए हैं। इसके अलावा भी हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको नए सिंबल्स पढ़ने पड़ेंगे, ओके। तो चलिए एक एक करके हम सारे सिंबल्स को समझते हैं। सबसे पहले ओवल सिंबल। ओवल कैसे बनता है? ओवल ये देखिए ऐसे बनता है, ये ओवल है, ठीक है। और इसको अगर हम और अच्छे से बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके ओवल बनता है, ठीक है। ये ओवल शेप ही है। तो जब हमें किसी प्रोसेस के स्टार्ट को और एंड को दिखाना होता है या स्टार्ट और स्टॉप को दिखाना होता है, तब हम ओवल शेप का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है प्रारंभ हुआ तो हमने यहाँ पे ओवल बनाया और यहाँ पे फ्लो चार्ट ख़त्म हुआ तो हमने यहाँ पे ओवल बना के फ्लो चार्ट को समाप्त किया, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग को और एंडिंग को दर्शाने के लिए क्या उपयोग होता है? ये ओवल सिंबल का उपयोग होता है। उसके बाद में रेक्टेंगल का उपयोग होता है प्रोसेस बताने के लिए। कोई
कार्य या ऑपरेशन बताने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई एल्गोरिथम है जिसमें हम दो नंबर को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तब हम उन ऑपरेशंस को इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमें अपने एल्गोरिथम में कोई प्रोसेस दिखानी है तो उस प्रोसेस को हम इस रेक्टेंगल सिंबल के अंदर लिखेंगे। उसके बाद में जो तीसरा सिंबल है वो है डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल का उपयोग होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, हाँ या ना वाला निर्णय बिंदु होता है ये डिसीजन। जैसे कि यहाँ पे उपयोग हुआ है डायमंड वाला, तो हम यहाँ देख सकते हैं डायमंड वाला सिंबल। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या यूज़र की उम्र 18 से ज़्यादा है। अगर हाँ तो हम इधर जाएंगे, अगर ना तो हम इधर जाएंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाला सिंबल उपयोग किया जाता है, डायमंड सिंबल। उसके बाद में है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का उपयोग होता है इनपुट और आउटपुट दर्शाने के लिए। डेटा इनपुट या आउटपुट करने के लिए हम पैरेललोग्राम का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम इस फ्लोचार्ट में देख पा रहे हैं कि जब हम यूज़र से उसकी उम्र को इनपुट में मांग रहे हैं तब हमने इस पैरेललोग्राम का उपयोग किया है। पैरेललोग्राम आप समझ रहे हैं, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से अलग होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसके जो साइड्स होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है उसके साइड जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। ठीक है, नहीं बनाते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का हम उपयोग करते हैं इनपुट या आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये जो फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है ना, इसमें लगभग ओवल भी यूज़ हुआ है, पैरेललोग्राम भी यूज़ हुआ है, डायमंड भी यूज़ हुआ है, एरो भी यूज़ हुआ है। इसमें बस एक चीज़ यूज़ नहीं हुई है, वो है प्रोसेस। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली समझा दूँ कि जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, मॉडुलस हो, कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब आप इस रेक्टेंगल बॉक्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे तो इजी हैं। उसके बाद जो पांचवा सिंबल है वो है एरो। और एरो क्या करता है, दिशा और क्रम को बताता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एरो जो है वो इस प्रोग्राम के फ्लो को बता रहा है कि आप ये तो ऐसे करके यहाँ से जाएंगे या तो ऐसे करके यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं। बस यही नहीं होते, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमनली उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं फ्लो चार्ट का। एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि एक व्यक्ति की उम्र दी गई है, यह तय करें कि वह वोट देने के योग्य है या नहीं, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का चौथा वीडियो था, उसमें हमने देखी थी और इस एल्गोरिथम को हमने समझा था। ये एल्गोरिथम जो आप देख रहे हैं इसको हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में समझा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हम एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहे हैं, यूज़र से उसकी एज इनपुट में ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उसकी उम्र 18 से ज़्यादा है या बराबर है। अगर ऐसा है तो यूज़र वोट देने के योग्य है और अगर ऐसा नहीं है तो यूज़र वोट देने के योग्य नहीं है। और उसके बाद में हम एल्गोरिथम को स्टॉप कर दे रहे थे। अब इसी एल्गोरिथम का अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना हो तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या है, स्टार्ट करें को हमने लिख दिया प्रारंभ, आप चाहे तो इंग्लिश में स्टार्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो उम्र दर्ज करें, मतलब यूज़र से हम बोल रहे हैं कि अपनी जो एज है वो एंटर करें। जब यूज़र ने एज एंटर कर दी तो हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र ने जो एज एंटर करी है वो 18 से बड़ी है या बराबर है। ठीक है, 18 से ज़्यादा है या बराबर है। अगर ऐसा है तो हम हाँ में जाएंगे, हाँ में जाके वोट देने के लिए योग्य है ये आउटपुट में प्रिंट कर देंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर यूज़र ने जो उम्र दी है वो 18 से कम है तो हम नहीं की तरफ जाएंगे और वोट देने के लिए अयोग्य है ये प्रिंट करेंगे और हम बाहर निकल के आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो फ्लो चार्ट को देख के समझना ज़्यादा आसान है, इसलिए फ्लो चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी को समझाने के लिए। अब फ्लो चार्ट के एडवांटेज क्या होते हैं, प्रोसेस विजुअलाइजेशन आसान होता है। देखिए हम विजुलाइज कर पा रहे हैं प्रोसेस को। एरर को ढूंढना आसान होता है, कहीं एरर होगी तो हम आसानी से दिख जाएगा एरर। स्टैंडर्ड सिंबल्स की वजह से यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं ये सिंबल्स ये स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में यही सिंबल्स उपयोग होते हैं हर काम के लिए। तो इससे क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। दुनिया में कोई भी आपका फ्लो चार्ट देख के वही सेम मैसेज निकालेगा आपके फ्लो चार्ट से, मतलब सबको एक ही मैसेज मिलेगा आपके फ्लो चार्ट से।
ऐसा नहीं होगा कि 4 लोग आपके फ्लो चार्ट को देखेंगे और सबको अलग अलग बातें उसमें से समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि सभी जगह यही सिंबल्स इन्हीं काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले लॉजिक को स्पष्ट करता है। प्रोग्राम लिखने के पहले हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और फ्लो चार्ट से क्या होता है कि जो लॉजिक है वो और स्पष्ट हो जाता है, प्रोग्राम लिखना और आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन बेहतर बनता है। हमने समझा था कि कैसे हम अपने टीममेट्स को फ्लो चार्ट के माध्यम से अपने प्रोग्राम का लॉजिक समझा सकते हैं। उसके बाद में फ्लो चार्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बहुत लंबा फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जटिल हो सकता है। अगर ये फ्लो चार्ट तो बहुत छोटा है, अगर फ्लो चार्ट बहुत बड़ा होगा तो उसे समझना और समझाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बार बार परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है। अगर फ्लो चार्ट आपने बना लिया, बड़ा सा फ्लो चार्ट बना लिया, अगर फ्लो चार्ट में कुछ चेंजेस करने हैं आपको तो चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक चेंजेस की वजह से एरो के डायरेक्शन कई बार कई जगह हमें चेंज करने पड़ सकते हैं। नॉन टेक्निकल लोग सिंबल्स को समझने में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर कोई नॉन टेक्निकल इंसान है तो उसके लिए सिंबल्स को समझना और याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन सा सिंबल किस काम के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब फ्लो चार्ट का प्रोग्रामिंग में क्या उपयोग है? फ्लो चार्ट का उपयोग एल्गोरिथम को डायग्राम के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जहाँ यहाँ पे हमने क्या किया है, एल्गोरिथम को डायग्राम के रूप में दिखाया है। तो फ्लो चार्ट का जो यूज़ है वो एल्गोरिथम को डायग्राम के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। फ्लो चार्ट से प्रोग्राम का फ्लो आसान हो जाता है, ठीक है। फ्लो चार्ट को देखने से हमें प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो समझ में आ जाता है। डीबगिंग और लॉजिक अंडरस्टैंडिंग तेज जाती है। तो हम डीबग करना मतलब होता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है तो फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एरर कहाँ पे और क्यों आ रही है, ठीक है, और लॉजिक को समझना भी आसान हो जाता है। अब अगर हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में अगर हम डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें फॉर्मेट की बात करें तो एल्गोरिथम जो होता है वो टेक्स्ट बेस्ड होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्राम बेस्ड होता है। अगर समझ की बात करें तो एल्गोरिथम समझना थोड़ा कठिन होता है, फ्लो चार्ट को समझना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें हम देख के समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो एल्गोरिथम हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि जो फ्लो चार्ट होता है उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए बस हमें उसका फ्लो समझना ज़रूरी होता है। और अगर इस्तेमाल की बात करें तो बिगिनर और एडवांस दोनों के लिए होता है एल्गोरिथम, लेकिन फ्लो चार्ट जो होता है ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए ही मददगार होता है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में चले जाएंगे तो आपको एल्गोरिथम ही देख के आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल में हैं तब आपको फ्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अब हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि फ्लो चार्ट एक ऐसा टूल है जो किसी भी प्रोसेस को आसान, दृश्यात्मक और लॉजिक बेस्ड तरीके से समझने में मदद करता है। यह लर्निंग, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन में बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो इन सारी बात को हमने अभी ऊपर बहुत डिटेल में समझा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए, नोट्स से आपको पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसका उपयोग करें और नोट्स डाउनलोड करें और नोट्स से भी पढ़ें इस सारे कॉन्सेप्ट को। अब आखिरी में अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।